उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का खात्मा। 1 से 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने होते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपने सामाजिक विज्ञान का पेपर दीजिएगा, उसमें आपको 1 से लेकर के 80 तक जो है प्रश्न दिया होगा और उसमें आपको 40 ही वस्तुनिष्ठ बनाने होते हैं। आप एक भी अधिक नहीं रंगेंगे और ना ही एक कम रंगेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको प्रश्न उत्तर नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत करना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। चलिए 88 630 798 18 और उसके बाद से आप जब इस पर मैसेज करेंगे तो मैं एक चैनल लिंक जो है, व्हाट्सएप चैनल लिंक है, मैं आपको उसमें डाल दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपका हर दिन का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, 200 प्लस क्वेश्चन मैथ का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ और इसमें जो VBI जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैं क्या करवाने वाला हूँ, इसमें 80 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि मोर मुंगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोर जो मुंगाओ जो है बंदरगाह है वो कहाँ है, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गोवा। इसका सही उत्तर क्या होगा, गोवा। अगला जो क्वेश्चन है कांडला। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात का है, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत आने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो कौन थे, डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली थे। कौन थे जी, पुर्तगाली थे। उसका उत्तर क्या मारिएगा, उसका उत्तर मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो पुर्तगाली थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा की यह जो परिभाषा किसने दी थी, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है। तो इसकी परिभाषा किसने दी थी, बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करता है, तो इसकी परिभाषा किसने दी थी जी, तो इसकी परिभाषा किसने दी थी बाबू, ध्यान रखिएगा। इसकी परिभाषा जो थे बिडर्स ने दी थी, यानी कि हार्टले बिडर्स ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देखिएगा। कहता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो होता है ना, ग्रामीण विकास बैंक को ही हम लोग नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। राष्ट्रीय, देखिएगा ध्यान से कि राष्ट्रीय कृषि जो लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, तो ग्रामीण विकास बैंक को ही नाबार्ड कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में, 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में। कहाँ हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी, ठीक है। अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी रियो डी जेनेरो, ठीक है ना। रियो डी जेनेरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था जी, तो रियो डी, याद रखिएगा, रियो डी जनेरिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था। देखो, इटली के एकीकरण में मैजनी ने दिया था, गैरीबाल्टी ने दिया था और काउंट काबो ने, ये तीनों दिया था। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इटली का जो एकीकरण हुआ था ना, जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें गैरीबाल्टी, मैजनी, काउंट काबूरी सभी लोगों ने योगदान दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1925 में, 1925 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस सिख का जन्म जो पटना में हुआ था, तो पहले 10वें, तो 10वें का हुआ था, ठीक है ना। पहले का नहीं, 10वें का। गुरु नानक देव जी जो हैं, गुरु गोविंद सिंह, यही हैं 10वें, ठीक ना। और पहले कौन थे जी, पहले गुरु थे ना सिखों के। जो कह रहा है कि किस सिख का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें का हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फ्लाइंग शटल का जो आविष्कारक हैं
जो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कारक है वो जॉन के हैं। कौन है? जॉन के हैं। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन है जी? जॉन के हैं। इसको याद रखिएगा। जॉन के ने क्या किया था जी? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अब आते हैं गार्डन सिटी की अवधारणा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गार्डन सिटी की अवधारणा जो बात की जाएगी, गार्डन सिटी की जो अवधारणा है तो विलियम ने नहीं की थी, हम नहीं किया था, नेपोलियन तृतीय भी नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गार्डन सिटी की जो अवधारणा है किसने किया था जी? तो एवेंजर हार्वर्ड ने किया था। एवेंजर हार्वर्ड ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? बाबू गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी, इंग्लैंड में नहीं हुआ था, जापानों में नहीं हुआ था ना जी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ना वो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी थे। लेकिन अगर कह दे कि स्थापना किसने किया था तो ओ ह्यूम ने किया था। ये स्थापना किए थे। ये क्या किए थे जी? ये स्थापना किए थे। ये स्थापना किए थे। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी मारिएगा, ये सही उत्तर होगा। अगर कह दे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है तो WC बनर्जी, लेकिन वही कह दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो ए.ओ. ह्यूम ने। कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये तो फटाफट मारिए। दास कैपिटल के लेखक कौन है बाबू? दास कैपिटल के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय है कि कार्ल मार्क्स? दो ही में से कोई होगा, एक उत्तर बताइए। दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? समाजवाद का जनक। समाजवाद का जनक कहा जाता है। समाजवाद का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। और दास कैपिटल जो है वो उसकी रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मतलब दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? देखिएगा, रक्त और लौह की जब भी बात की जाएगी, रक्त और लौह की बात की जाएगी तो बिस्मार्क का नाम आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि रक्त और लौह की नीति की जो अवलंबन है उसने किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला देखिए, गेरिबाल्टी। सभी को याद है कि गेरिबाल्टी पेशे से नाविक था। ठीक है ना। गेरिबाल्टी क्या था जी? सिपाही नहीं था, किसान भी नहीं था, जमींदार नहीं था, तो पेशे से वो नाविक था। तो गेरिबाल्टी क्या था जी? पेशे से नाविक था। ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रूस में दास कृषक प्रथा का अंत। ये तो मोस्ट व्यूअर क्वेश्चन हो गया जी, कई बार पढ़ा चुके हैं। ये जो 1861, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने किया था जी? फान बोई चाऊ। किसने? किसने किया था? फान बोऊ चाऊ। द हिस्ट्री, इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, फान बोई ना जी, बोई चाऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण स्वराज्य की मांग की बात की जाएगी। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की जब बात की जाएगी तो लाहौर अधिवेशन याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लाहौर अधिवेशन याद रखिएगा। जब जब पूर्ण स्वराज की मांग की बात की जाएगी तब तक आपको लाहौर को याद करना है। लाहौर अभी पाकिस्तान में है और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 1929 में लाहौर, 1929 में लाहौर। पूर्ण स्वराज्य मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। अगला है, ध्यान रखिएगा, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसको किसने बनाया था जी? चित्तरंजन दास। किसने बनाया था जी? चित्तरंजन दास ने बनाया था। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काली मृदा। देखिएगा,
ये तो सबको याद है कि काली मृदा को हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं, ठीक है ना। काली मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, काली कपासी मिट्टी, ठीक है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है, इसको पढ़ना ही। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार जो सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है जी? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो बाबू असम। और असम के कहाँ पे? असम के डिगबोई में। असम के कहाँ जी? डिगबोई में। डिगबोई में। असम के कहाँ? डिगबोई में। याद रखिएगा, जब जब आपको असम देगा तो आप असम मारिएगा, ना तो डिगबोई मारिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में ना, असम के किस राज्य में, तो मार दीजिएगा। अगर पूछे, नहीं गलती हो गया, भारत के किस राज्य में ना जी, तो असम हो जाएगा। और असम में कहाँ? तो डिगबोई। यानी कि राज्य में, किस राज्य में जी? तो असम राज्य में तेल का जो है बहुत बढ़िया भंडार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उपभोक्ता कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ध्यान से, इसमें कौन उपभोक्ता नहीं है? तो पेट्रोल, रसायन, लौह अयस्क, देखिएगा पेट्रोल रसायन ये सब नहीं हो, ये खाया जाता है जी। पेट्रोल रसायन को खाया नहीं जाता है। उपभोक्ता माने जो अपने ग्रहण कर रहे हो, ठीक ना। तो चितरंजन लोकोमोटिव खाते नहीं हैं, अयस्क नहीं खाते हैं, रसायन नहीं खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? चीनी खाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर डी, चीनी उद्योग, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन जो कहा गया है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत ना जी कितने भागों में बांटा गया? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? 4, 6, 2, 5। इसका सही उत्तर आप बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4। आप याद रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाएगा कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान वाला, इसको तो याद रखना होगा कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? तो दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो दरभंगा जिला में है, जो कि बिहार में है, ठीक है ना। बिहार में, अपना ही बिहार है बाबू। चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान बहुत है, आपको याद है कि पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है? पटना में है। पटना का चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कि 2001 में जो बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? 2001 में तो 8 करोड़ से अधिक थी। कितना थी जी? 8 करोड़ से अधिक थी। कितना थी? 8 करोड़ से अधिक थी 2001 में। 2001 में बिहार की जो कुल जनसंख्या थी वो 8 करोड़ से अधिक थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लेहमान वाला। बाबू ये तो इसका उत्तर आप याद है कि ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किया था, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का जो विकास किया था वो किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था? लेहमान ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग, ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर कच्चे माल, जब भी चूना पत्थर कच्चे माल की बात की जाएगी तो हम किसको याद करते हैं जी? किसको याद करते हैं? सीमेंट को। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? सीमेंट। जब भी आप कच्चे पत्थर की बात की जाएगी तो आप सीमेंट मारिएगा, ठीक है ना, पटसन नहीं मारिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? बताइए। भारत में औरतों के लिए आरक्षण के लिए, भारत में औरत के जो आरक्षण है तो उसमें जो है आपको जो है किस संस्था में है? विधानसभा में, लोकसभा में? तो आप याद रखिएगा कि इसका जो बात है की गई है वो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। यानी कि भारत में, याद रखिएगा ये कहा जाएगा आपसे, तो कहिएगा कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है और इस 32 नंबर में क्या कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों? मांटू एकेडमी BCC यूट्यूब चैनल ना जी में स्वागत है। ये सब प्रचार वर्चार तुम लोग करना। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? लोकसभा में याद रखिएगा कितना सीट है जी? 543 है। कितना है? 543। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या जो है कितना है? 543।
543। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। देखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा भारतीय किसान यूनियन के नेता, तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह डकैत। ठीक है ना, महेंद्र सिंह डकैत जो थे, डिकेट जो थे, डकैता कहना, जो किसान यूनियन के नेता थे। लेकिन वही जब पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो संपूर्ण क्रांति की हैं, किसके हैं जी, ये जो है संपूर्ण क्रांति के हैं। ये क्या है, संपूर्ण क्रांति के हैं, ये संपूर्ण क्रांति के हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता जो थे वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की जो नींव थी वह किस देश में पड़ी थी। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। ब्रिटेन, वेरी गुड आंसर, क्या होगा जी, ब्रिटेन होगा। राजनीतिक दलों का जो नेव है बाबू ब्रिटेन है ना जी। चलिए, फ्रांस नहीं होगा, यूएसए तो था, भारत का तो कोई मतलब है नहीं है जी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्व ग्रहों की अधिकता रहती है। तो किसके फैसले में जो है व्यक्तिगत पूर्व ग्रहों की अधिकता होती है, तो याद रखिएगा हमेशा गैर लोकतांत्रिक। क्या होगा जी, गैर लोकतांत्रिक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गैर लोकतांत्रिक, याद रख लीजिएगा, सर्च करने के बाद ही बता रहे हैं ऑफलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फिर से पढ़िएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करता है कि राष्ट्रपति करता है कि संसद करता है कि उपराष्ट्रपति करता है, बताइए जल्दी उत्तर। उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। यानी याद रखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। जब भी आपको बात आए तो ये बिहार का है, लेकिन यहाँ पर कहा है किसे विशेष दर्जा प्राप्त है, तो बिहार को तो नहीं प्राप्त है भाई ना, तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर को प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को, बिहार नहीं, विशेष राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, सूचना के अधिकार से बात की जा रही है। देखिएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना के अधिकार जो बात की जा रही है, बोलिए ऑप्शन ए की बी की सी की डी, बताइए ऑप्शन ए की बी की सी की डी। 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, 38 का उत्तर क्या होगा, सही उत्तर राजस्थान, लगाइए। सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, सूचना के अधिकार का आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी जी, राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय, तो बिहार की बात की जाएगी तो बिहार में पटना है, गया है, शिवहर है, नालंदा है। तो बिहार, केवल स्पेशलिस्ट बिहार की बात कर रहा है, ठीक ना। तो बताइए कि बिहार के किस जिले का जो है प्रति व्यक्ति आय, तो बाबू बिहार पटना। ये जो बिहार पटना का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो राज्य राजधानी वाला, तो गया तो होगा नहीं, नालंदा भी नहीं है, शिवहर भी नहीं है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, सर्वाधिक है, तो पटना के। क्या है, पटना के, याद रखिएगा पटना। देखिए, वैश्वीकरण के अगर देखे जाए कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं दिया होता, आप 4 मारिएगा, ठीक है ना। बिहार बोर्ड कुछ भी कर सकता है, उसका उत्तर गलत भी होता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, 4, माने 5 होता है, लेकिन आप उसको क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा। याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अगर 5 को दिया है तो 5 मारिएगा। वैश्वीकरण के कितने अंग है जी, 5, ठीक है, याद रखिएगा। अब आओ स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपको हमेशा हॉलमार्क, कहते हैं ना कि जब भी आप सोना चांदी खरीदिएगा तो हॉलमार्क का देख करके खरीदिए जाए, तो उसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉलमार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और शासन करो। बाबू अंग्रेजों ने दिया था ना, फूट डालो और शासन करो नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें कोई झोलझाल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने दिया था, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने दिया था। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो अब मुख्यमंत्री होंगे कि क्या होते थे में नहीं है, क्या होंगे, वो अभी भी वर्तमान में भी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है जी, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग
के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? 43 का उत्तर क्या होगा? 43 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला, साख का अर्थ, चेकबुक बोले हैं, साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता। याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जब भी बात की जाएगी तो किसका नाम आता है? क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? नोबेल पुरस्कार से, तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश की जब बात की जाएगी और नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो एक है प्रोफेसर, ये डॉक्टर है जी, अर्थशास्त्री हैं, ये अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। यूनिस जो है ना, ये अर्थशास्त्री थे। ये क्या थे जी? अर्थशास्त्री थे। और अर्थशास्त्री के लिए ही इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो थे ना, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनिस हैं। कौन है जी? ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस हैं। और ध्यान रखिएगा ये अर्थशास्त्री हैं। कौन सी है जी? अर्थशास्त्री हैं। और इनको जो पुरस्कार दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था अर्थशास्त्री के क्षेत्र में दिया गया था। इनका अर्थशास्त्री के क्षेत्र में, अर्थशास्त्री के चलते इनको मिला था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को। ठीक है ना, याद रखिएगा ये इनका नाम जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस है ना। ये अर्थशास्त्री में काम किए और अर्थशास्त्री के द्वारा आपको इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, डॉक्टर मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? मोहम्मद यूनिस हैं। इनको किस क्षेत्र के अंतर्गत मिला? तो अर्थशास्त्री थे। ठीक है ना, ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना, और डाक क्षेत्र को 8 में बांटा गया था। डाक क्षेत्र को कितना बांटा गया था जी? तो डाक क्षेत्र को 8 भागों में बांटा गया है, जबकि भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत में सेवा क्षेत्र का जो है कितने भागों में बांटा गया था जी? 2 भागों में। और डाक क्षेत्र की बात की जाएगी तो डाक क्षेत्र की बात की जाएगी तो कितना होगा? डाक क्षेत्र की बात की जाएगी तो 8 होगा। ठीक है ना, डाक क्षेत्र 8 होगा लेकिन सेवा क्षेत्र 2 होगा। तो आपका ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, ये फुल फॉर्म है। WTO का बात करेगा जब भी WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड WTO ना जी। तो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन कहता है सूखा किस प्रकार आपदा है? देखो, सूखा जो है प्राकृतिक आपदा होगा, क्योंकि वैसा आपदा जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, आप नहीं कर सकते हो, जो मानव द्वारा नहीं होता है उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो सूखा जो है, भगवान भाई पानी नहीं रहेगा तो आप पानी को सुखा नहीं सकते हैं और ना ही आप अपने पानी को दे सकते हैं। तो ये जो है बाढ़, भूकंप ना जी, सुखाड़, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। BS न्यायपाल कौन थे? देखिएगा, BS न्यायपाल जो थे ना, वो कौन थे? तो वो जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। देखिए, BS न्याय जो थे ना, ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनको कब मिला था जी? तो इनको 2001 में मिला था। ये नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2001 में मिला था। कब मिला था? 2001 में मिला था। याद रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है कि BS न्यायपाल कौन थे? तो BS न्यायपाल लिखा है ना जी। हाँ, न्यायपाल जो थे वो कौन थे जी? वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और नोबेल पुरस्कार विजेता इनको कब मिला था? तो 2001 में मिला था। क्या मिला था? 2001 में मिला था। अगला क्वेश्चन 2001 में मिला था। अगला क्वेश्चन 50 के बाद 51 है जी। 51 तो क्वेश्चन नहीं है जी। 51 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया बाबू? 51 नंबर क्वेश्चन, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को लिखिएगा, कट गया है। 51 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? रुकिए एक सेकंड, थोड़ा देख लें। हाँ, 51 नंबर क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। 51 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा? लिखिएगा, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? लिखिएगा, किसने कहा मुद्रण? लिखिएगा, मुद्रण ईश्वर की ही मुद्रण ईश्वर की ही
हुई, ईश्वर की दी हुई लिखिएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की ही दी हुई महत्तम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। क्वेश्चन है, किसने कहा कि जो मुद्रण होता है ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, तो मार्टिन लूथर इसका उत्तर हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने क्या कहा था? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को नहीं है तो मार्टिन लूथर ने कहा था ना कि मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई बहुत खूबसूरत महानतम क्या है, महानतम देन है, और ये सबसे बड़ा तोहफा है हम लोगों के लिए। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या होता है? यह एक संगठन होता है जो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना जी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? उजला तो दिखाई नहीं देगा, हरा दिखाई नहीं देगा ना जी, और लाल दिखाई नहीं देगा। तो पृथ्वी में जब अधिक जल होता है तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखिएगा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पृथ्वी को हम लोग नीला कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन की भांगड़ा भांगड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा पर नहीं है, झेलम पर नहीं है, ब्यास पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज। ऑप्शन नंबर सी सतलज। यानी क्या याद रखिएगा कि भांगड़ा जो है नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। कहाँ नदी पर? सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखो बाबू, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय की बात करता है तो पटना है नहीं, समस्तीपुर है नहीं, मुजफ्फरपुर है नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हाजीपुर। मतलब क्या हुआ कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। बोलिएगा, पटना पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। याद रखिएगा। चलिए वन शॉट रिवीजन में करना जाएगा। अगला है कहलगांव। कहलगांव है ना, तो ये देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? किस जिला में पूछा है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? बताइए, भागलपुर होगा, मुंगेर, क्या होगा? ऑप्शन ए की, बी की, सी की, डी। 56 नंबर क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए। बोलिए, भागलपुर। चलिए, हाँ याद रखिएगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर। ठीक है, बिरसा मुंडा। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने, ये सबको याद है कि मुंबई से थाने की, मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने की, मुंबई से पुणे। बताइए, अब सामने बताइए क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 57, मुंबई से थाने। याद रखिएगा हमेशा मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुनने का प्रयास करेंगे। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? जब सबसे अधिक की बात की जाएगी, जब सबसे अधिक की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश एक में उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश एक में होगा। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर पंजाब आता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? पंजाब आता है। तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो हरियाणा आता है। और चौथे स्थान पर आपका क्या होता है? मध्य प्रदेश आता है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा गेहूं उत्पादन में, किसमें पूछा जाएगा जी? गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक गेहूं, तो सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में 1 नंबर में, दूसरा में होता है पंजाब में, तीसरा में होता है हरियाणा में, और चौथा में होता है मध्य प्रदेश। चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन 1 नंबर में याद रखिएगा कि भारत में जो है सबसे अधिक गेहूं का जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में होता है, पंजाब के बाद हरियाणा में होता है, और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ये हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक कहेगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा तब पंजाब मारिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश रहेगा तो उत्तर प्रदेश मारिएगा। दो नंबर पर आता है पंजाब, 2 नंबर पे आता है पंजाब, 2 नंबर पे आता है पंजाब, ध्यान रखिएगा। 2 पर आता है पंजाब, 2 पर आता है पंजाब, 3 पर आता है हरियाणा और 4 पर आता है मध्य प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश उसका सही उत्तर होगा, 1 पर आता है। इसका भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो सबसे अधिक उत्पन्न कौन करता है जी, तो उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा जो है ये कपास क्या है, कपास क्या है, कपास जो होता है वो कैसा होता है, उजला होता है ना जी, उजला होता है। तो कपास को हम लोग उजला सोना कहते हैं, कपास को क्या कहते हैं, उजला सोना कहते हैं, उजला उजला सोना कहते हैं, कपास को क्या कहते हैं, उजला सोना कहते हैं, कपास को उजला सोना कहते हैं। तो अब कहता है सुनहरा रेशा क्या है, तो सुनहरा रेशा क्या होता है, तो सुनहरा रेशा जो होता है वो जूट होता है, क्या होता है, जूट होता है। सुनहरा रेशा क्या होता है, जूट होता है। तंबाकू तो खैनी है, रबर मीठा है, ठीक है, मिटाने वाला है। और कपास क्या है, सफेद सोना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जूट। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। कपास क्या होता है, तो कपास जो है सफेद सोना होता है। तंबाकू जो खैनी होता है, धूम्रपान निदेश निदेश जो है। अगला क्वेश्चन, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान बताना है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान बताना है कि चाय जो उत्पादन होता है तो भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान बाबू दूसरा है। याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बाबू मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए की बी की सी की डी, बताइए। देखिएगा बरौनी में भी है तेल शोधक कारखाना, बरौनी में रिफाइनरी है। लेकिन कहता है कि भारत का प्रथम पूछ रहा है, तो जब भारत का प्रथम पूछ रहा है कारखाना तो वो प्रथम डिगबोई में है, बरौनी में भी है, मथुरा में भी है। लेकिन प्रथम पूछा है तो प्रथम जो है डिगबोई में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई है में है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे के सारे हैं, लेकिन इसमें डेट वाला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए 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 बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 62 का, ठीक है। अब चलिए 63 में देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 63 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 63 है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम, इसको थोड़ा हाईलाइटेड करते हैं ना जी, देखिएगा। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है। चलिए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, 63 नंबर का उत्तर बताइए। भारत में तो की नहीं गई है, पाकिस्तान में तो होकर नहीं कर सकता है, श्रीलंका में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई है। भारत में नहीं की गई है, और जब भारत नहीं कर सकता पाकिस्तान की बस की बात नहीं है, ठीक है। और श्रीलंका हटाइए, यानी कि बेल्जियम है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 63 का सी होगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन, महिलाओं को, समझ रहे हो ना, महिलाओं को, हाँ, वहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार किया गया था, कूटा गया था ना जी। तो पुरुष जो थे ना ये थोड़ा अत्याचारी थे और ये अच्छा बात नहीं है। ताड़ी विरोधी आंदोलन नेल्लौर जिला में चालू हुआ था, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश बिहार में था ही नहीं, तमिलनाडु में था ही नहीं, और उत्तर प्रदेश में था ही नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की बात की जाएगी तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला था और दुबर कंडा नाम था उस गाँव का नाम, ठीक है ना। 5,000 गाँव, कम से कम 5,000 गाँव की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था और जो है इसको बंद करवाया था ताड़ी का, ठीक है। वहाँ के पुरुष जो थे ताड़ी पी के पटाते थे ना जी। हाँ, वित्तीय वर्ष मस्ट है जी, कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, देखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक की जो समय होता है उसको हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष कहते हैं, किसको कहते हैं जी, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है। वित्तीय वर्ष
ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसको है। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने वाले अपने जो है प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसको है। तो एक बात बताइए कि जो है जनता होती है वही ना किसी को चुन सकती है, जनता जो होती है वही ना किसी को चुन सकती है। तो आप बताइए कि लोकतंत्र में चुनाव में जो भाग लिया जाता है तो जो प्रतिनिधि है होता है तो जनता को होता है ना चुनाव में कि किसको जनता चुन रही है। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग होते हैं। भारतीय लोकतंत्र में कितने जो है तो 3 होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है ना, तो ये 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का जो विभाजन है किस सूचियों में हुआ है। समवर्ती सूची किस में हुआ है, संघ सूची। देखिएगा, जो भारतीय संघ की बात की जाएगी आपसे, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का जो विभाजन किया गया है वह 3 सूची में किया गया है। कौन कौन, 3 गो सूची में किया गया, किसमें, 3 सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी में होगा, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये 3 गो सूची होता है जिसमें भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया है। ठीक है ना, 3 है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है ना, याद रखिएगा ये 68 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 68 के बाद मंटू एकेडमी बीसीसी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे प्यारे मित्रों तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है अभी भी लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्रात्मक है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघीय जो व्यवस्था है वो सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था जो सरकार होती है वह दोहरी होती है। कौन होती है जी, दोहरी होती है। और दोहरी क्यों होती है, दोहरी कौन होता है, तो उसको ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। जो दोहरी सरकार बनती है उसमें क्या होता है, एक राष्ट्रीय व्यवस्था होता है और एक राज्य व्यवस्था होता है। जो संघीय सरकार होती है ना, तो संघीय सरकार में 2 क्यों होता है, देखिएगा ध्यान से। संघीय सरकार में दोहरी व्यवस्था होती है, एक जो व्यवस्था देता है राष्ट्रीय स्तर पर देता है और एक जो व्यवस्था देता है वह राज्य स्तर पर देता है, राज्य पर देता है ना जी, प्रांत स्तर पर देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। ठीक है, जिसको प्रांतीय बोलते हैं। चलिए ऑप्शन याद रखिएगा, दोहरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ी कांग्रेस ने किसका नारा दिया था। देखिएगा 1971 का जब आम चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो उस समय इंदिरा गांधी थी, उस समय इंदिरा गांधी जो थी क्या वो प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी का जो सत्ता डगमगाने लगा ना जी। तो उस समय जो लोग थे उन्होंने क्या नारा दिया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ी कांग्रेस ने क्या करा था, वहाँ के जो लोग थे ना वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय किसका राज्य था जी, उस समय किसका शासन कह सकते हैं, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो क्या थी, अभी नरेंद्र मोदी हैं, उस समय इंदिरा गांधी थे और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और 1971 में। चलिए, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो सभी लोग जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति की बात की जाएगी तो जयप्रकाश नारायण का ही नाम आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। एक बात याद रखिएगा,
ये सारे के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखिए, 2 बार कम से कम देख लीजिए, 80 का 80 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 याद रखिएगा, तो 5 मार्च 1950 इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर 1950, यानी कि भारत में, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो बाबू आपको पता होगा कि प्लास्टिक मुद्रा जो होता है वो एटीएम होता है, और एटीएम को हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित मशीन कहते हैं, तो प्लास्टिक मुद्रा एटीएम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय राजधानी, सबको याद है कि वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहते हैं नहीं, पटना को नहीं, दिल्ली को नहीं, मुंबई को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं, मुंबई को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च, ठीक है ना, 15 मार्च, 15 मार्च, 15 मार्च, याद रखिएगा। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया है, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, कब जी? कब? 15 मार्च, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? बताइए 77 का उत्तर क्या होगा? 77 का उत्तर क्या होगा बताइए? 77 का उत्तर क्या होगा? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 में, ठीक है, 1904। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा डिस्टर्ब ना हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में 1904 हो गया, इसमें कौन पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है, टेंशन नहीं लेना है, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है भारत में, अगला जो क्वेश्चन कहता है, अगला जो क्वेश्चन कहता है, अगला जो क्वेश्चन कहता है, ध्यान रखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो पिछड़ा राज्य कौन है जी? तो बिहार है, पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति है सबसे अधिक है? तो गोवा का, सबसे अधिक बात की जाएगी तो गोवा है, ठीक है। सबसे, बिहार देखो, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है? तो गोवा का, किसका? गोवा का। और अपने बिहार की बात की गई थी तो पटना का था ना जी। अब आते हैं भूकंप, भूकंप जो आता है ना, तो भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां से भूकंप जन्म लेता है, जहां से भूकंप जन्म लेता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप शुरू होता है जहां से शुरू होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहां जहां से शुरू हो जाता है और जो जहाँ शुरू होता है और देखो जहाँ आपको पहली बार कंपन सुनाई देता है कि भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है और जहाँ से शुरू होता है। जो जन्म और शुरू में, जन्म यहाँ हो गया और शुरू यहाँ हो गया, तो जब जन्म होता है तो केंद्र है भूकंप, भूकंप केंद्र है, और जहाँ से शुरू हो गया, जहाँ से शुरू हो गया उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए भूकंप आया, तो ये भूकंप आया तो ये केंद्र है, भूकंप आया तो केंद्र है, जहां से जन्म हुआ केंद्र है, और जहां से शुरू हो गया उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि 80 का 80 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, इस लेवल से आप पढ़ रहे हैं कि आपको याद हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हैं। एक बार इसको जरूर देखिएगा और फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे आप लोग हिंदी और संस्कृत का, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पे हाई लिख करके भेजिएगा, मैं आपको अपना जो ओरिजिनल नंबर है वो दे दूंगा, या फिर आपको जो है कॉल करने वाली सुविधा हो जाएगी, और इस पर आपको व्हाट्सअप चैनल लिंक भी दे देंगे। तो इस नंबर पर आप जो है हाई लिख करके भेजिए जरूर, ठीक है। चलिए तब तक लिए ओके, जय हिंद जय भारत।